स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस महा एपिसोड के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो आपका एग्जाम होगा साइंस का 5 जुलाई को, उसका जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न आज के इस महा एपिसोड के वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बन रहे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आज के इस महा एपिसोड के वीडियो को मिक्स मत करिएगा और आज के इस महा एपिसोड के वीडियो को हर एक प्रश्न अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर अंत तक बन रहेगा। जितना भी दोस्त है जरूर शेयर कीजिएगा और आपको जो ये सब पैटर्न पता होगा कि कैसे इसको फिलअप किया जाता है, क्योंकि आप जो है इसका 4 एग्जाम दे चुके हैं, टर्म 2 का 4 एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता होगा कैसे आपको ये सब भरना है। और आपका साइंस का 5 जुलाई का जो एग्जाम होगा उसमें अधिक से अधिक प्रश्न आने वाला है आज के इस एपिसोड के वीडियो से। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहेगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक रहेगा और आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न है सेम इसी वीडियो की तरह रहेगा, ठीक है। सेम पैटर्न आपका इसी वीडियो की तरह रहेगा। तो वीडियो का हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और आपको दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जहां भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और न्यूमेरिकल से किसको किसको वीडियो चाहिए एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम में न्यूमेरिकल के आने के लिए जो है उसका आधार कार्ड ट्रिक वाला जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो एक बनेगा। तो न्यूमेरिकल का वीडियो किसको किसको चाहिए कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछता आपका पहला कि देखिए आपको जो इसमें सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन है में 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर देना, एक प्रश्न पर 2 नंबर, कुल आपका 10 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो सेक्शन है जो पहला प्रश्न पूछता है शक्ति का एसआई मात्रक लिखा था उसे परिभाषित कर, ठीक है। शक्ति क्या है और उसका एसआई मात्रक लिखना है और इसको परिभाषित करना है, यानी शक्ति क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। शक्ति यानी पी मतलब होता है पावर, पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है, ठीक है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक लाइन में आंसर लिखेगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जितना भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है तो शक्ति कर रहे हैं, शक्ति कहते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर की है। देखिए हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको दोस्त का भी इस वीडियो को लाभ हो सके, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछता है 2 नंबर की, आवृत्ति को परिभाषित कर रहा था, इसका एसआई मात्रक लिख, ठीक है। आवृत्ति क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होता है उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी 1 सेकेंड में जितना भी कंपन होता है वो सभी योग कर कर आवृत्ति कहलाता है। और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, यानी HZ होता है, हर्ट्ज होता है, इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर की, अवोगाड्रो यानी आयोगाड्रो संख्या क्या है, मान क्या, ठीक है। आयोगाड्रो संख्या का मान जो था 6.022 इंटू 10 का पावर जो है 23 अवोगाड्रो नंबर संख्या का मान होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर की और की, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर की, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं और इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का 1 मोल जो है उसको क्या कहेंगे, 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहेंगे और इसको जो एम द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कैपिटल एम द्वारा इसको सूचित किया जाता है और द्रव्यमान को छोटा एम द्वारा सूचित किया जाता है। मोल को मोल ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका जो 5 नंबर पूछता है, केनाल किरणें क्या, ठीक है। केनाल जो किरणें ये क्या है, तो एनोड किरण से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें, यानी कहें तो प्लस वाला जो आपका जो चार्ज है उसने किरणें केनाल किरणें कहलाती है। यानी एनोड किरण से जितना भी धन आवेशित जो आपका जो किरणें उपस्थित, यानी जो आपका जितना भी धन किरणें जो आपका जो उत्पन्न होता है उसी को केनाल किरणें कहते हैं। और इन किरणों की खोज जो है 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी और इसके आगे ई जोड़ लीजिएगा, ई गोल्डस्टीन ने जो 1886 में केनाल किरणें की खोज की थी। सिंपल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल का वीडियो किसको चाहिए, एकदम धाका ट्रिक वाला न्यूमेरिकल का वीडियो आने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो न्यूमेरिकल से प्रश्न पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल आसान करने के लिए धाका ट्रिक वाला आ रहा है। किसको किसको न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए कमेंट में एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है।
तो 6 नंबर का जो प्रश्न पूछता है, 2 संक्रामक रोगों का नाम बताइए। 2 संक्रामक रोग बताना है, ठीक है। तो संक्रामक रोग वह रोग होता है जिसके द्वारा जो आपका संपर्क में आने से ये रोग फैलता है, और इस रोग का नाम है चेचक और कोरोना। चेचक और कोरोना आपस में व्यक्तिगत संबंध से ये रोग फैलता है, और व्यक्तिगत संघर्ष से संपर्क में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका 7 नंबर पूछता है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे कहते हैं जो न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी स्वस्थ व्यक्ति हम उसी को कहेंगे जो कि अपने शारीरिक रूप में स्वस्थ, मानसिक में स्वस्थ, सामाजिक रूप से स्वस्थ, यानी मन बुद्धि और तन सभी में स्वस्थ हो, उसी को कहेंगे स्वास्थ्य व्यक्ति कहेंगे। अपना लाइन में उत्तर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में घुमा कर बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए, सेक्शन बी स्टार्ट होता है, ठीक है। सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है और इसमें 15 नंबर दिया जाएगा। इसमें टोटल 7 को पूछेगा, 5 को उत्तर देना, एक प्रश्न पर 3 नंबर, ठीक है। टोटल 15 नंबर। तो सेक्शन बी का जो आपका पहला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या, इसको परिभाषित करना है। उन कारकों का नाम उल्लेख कीजिए जो जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। उन जो आपका उन उल्लेख का जो है, उल्लेख पर जो है आपको जो उन कारकों के उल्लेख कीजिए जिस पर गतिज ऊर्जा जो निर्भर करता है। उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु गति कर रहा, उसमें उपस्थित ऊर्जा जरूर होता है, उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर होता है, पहला वस्तु की गति और वस्तु का द्रव्यमान पर। वस्तु की गति, वस्तु का द्रव्यमान पर गतिज ऊर्जा निर्भर होता है। और आपको गतिज ऊर्जा का यानी काइनेटिक एनर्जी का जो है आपको जो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, एक बार कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। उसी प्रकार आपका जो 9 नंबर जो प्रश्न पूछता है कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें। अनुदैर्घ्य तरंग क्या, अनुप्रस्थ तरंग क्या, इसको कैसे परिभाषित करें देखेंगे वीडियो में। तो अनुदैर्घ्य तरंग सबसे पहले देखेंगे। तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में समांतर कुछ इस प्रकार की कंपन करती है, और तब इसी प्रकार की तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और आगे देखिए, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग, तो जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचलित होती है और जो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करती है, तब इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मतलब अनुदैर्घ्य तरंग जो आपका जो समांतर कंपन करता है, और अनुप्रस्थ तरंग आपका जो लंबवत कुछ इस प्रकार का कंपन करता है। दोनों में डिफरेंट है कि अनुप्रस्थ तरंग समांतर कंपन करता है, और अनुदैर्घ्य तरंग आपका जो समांतर कंपन करता है, और अनुप्रस्थ तरंग आपका जो लंबवत कंपन करता है। यही दोनों अंतर है, बाकी सब आपका जो सब चीज सेम है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका जो 10 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि मोल में बदले, ठीक है। मोल में बदलना, तो मोल में बदलने के लिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि मोल में बदलने के लिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर आपका जो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान यानी छोटका है, और बट्टा में आपको बड़ा एम यानी मोलर द्रव्यमान यहाँ होता है। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पर आपको छोटा एम 12 ग्राम दिया है। और ऑक्सीजन गैस को हम लोग मोलर द्रव्यमान को इसमें निकालें। मोलर द्रव्यमान जहाँ भी आपको मोल की बात होता है और ऑक्सीजन गैस जहाँ भी देता है O2 लगा दीजिएगा, और O आपका जो है 16 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान, और गुना में 2 है तो गुना में 2 कर दीजिए, 16 दूना 32 हो गया। 32 आपका बड़ा एम यानी मोलर द्रव्यमान आपका 32 निकल कर आया, ठीक है। और इसी प्रकार इसको हम लोग जो है सोल्व करेंगे। तो मोल बराबर आपको लिखना है, ठीक है। मोल बराबर आपका 12, छोटा एम कितना था 12 ग्राम था, ठीक है। 12 लिख दीजिए। और मोलर द्रव्यमान कितना था, तो मोलर द्रव्यमान आपका अभी हम लोग निकाले 32 ग्राम निकाले, ठीक है। 32 आपका जो मोलर द्रव्यमान था, और 12 ग्राम आपका जो दिया गया द्रव्यमान था। और इसको काटेंगे आप तो कुछ इस प्रकार का आंसर होगा कि 0.375 इसका मोल आएगा। इसको काट कर आंसर चेक कीजिए, सेम आंसर आएगा
क्योंकि मैं अगर इसे काटना चाहूँगा तो इसमें पूरा अच्छी तरह से आपको नहीं समझ में आएगा और घिस भी जाएगा। इसको कॉपी पर काट कर देखिएगा, आंसर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी में आपको जो 10 में बी का जो नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपका कि ग्राम 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदले, तो सेम वही प्रोसेस लगाना है। मोल बराबर आपका यहाँ दिया गया द्रव्यमान कितना 22 है, तो 22 ऊपर लिख दीजिए। और आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो मोलर द्रव्यमान में बदलना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 होता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है, CO2। और कार्बन का आपका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपका यहाँ पर 12 होता है। और O2 अभी हम लोग निकाले 16 गुना 2 कितना 32, प्लस में 32 कर दीजिए। और 12 और 32 आप प्लस करते तो 44 आता है। कितना आता है? 44 आता है। यानी आपका भर का एम कितना आ गया? 44 आ गया। और 22 को जब 44 से काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। और 1/2 को अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो 0.5 आएगा। ये आपका जो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल कर आया 0.5 आया। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका 11 नंबर के मोल 10 मोल जल का आपका 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 मोल यहाँ पर दिया गया है और आपको इसका जो जल का छोटका एम का यानी द्रव्यमान निकाला। और मोलर द्रव्यमान आपका जो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे पहले जल का रासायनिक सूत्र आपका जो H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। इसको मोलर द्रव्यमान हम लोग निकालना है H2O का। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, गुना में 2 सिंपल 2 लिख दीजिए। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा और प्लस में आपको 16 लिखना। ठीक है, यहाँ 16, तो 16 2 कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, 18 होता है। और यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना है? 10 से निकालना है, छोटका एम निकालना है। 12 एम आपका यहाँ से निकल कर कितना आया? तो 18 आया। और छोटका एम बराबर कितना लिखेंगे? ये आपका जो यहाँ पर जो है ऊपर में, तो इसको ऊपर में रख दीजिए। ये आपका जो है नीचे, इसको भी ऊपर में ले जाइए। यानी 10 गुना 18 कितना हो गया? तो 180 हो गया। और छोटा एम आपका 180 आंसर निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होता न्यूमेरिकल का धाका ट्रिक आने वाला, जिसमें ये सभी भी न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, जो कि पूरी तरह से एक्सप्लेन कर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, जिसको जिसको दिक्कत होता है। आगे बढ़िए। आपका इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पूछता है उदाहरण के साथ परिभाषित करना। और इसमें आपका पहला पूछता है संयुक्ता। व्हाट इज संयुक्ता? व्हाट इज वैलेंसी? यानी संयुक्ता क्या? ठीक है, तो किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयुक्ता कहते हैं। मान की चलिए आपको जो इसमें बताना है, ठीक है, कि अगर आपको इसमें प्रूव करके बताना है कि कैसे किसी का जो किसी इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग कैसे करता है, तो इस प्रकार हम लोग कुछ यहाँ पर जो कुछ तत्व ले लेते हैं। ठीक है, मान चलिए सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस कितना होता है? तो आपका जो है 2 शुरू में हो जाएगा के, और एल आपका 8 हो जाएगा, और एम आपका 1 हो जाएगा। एन तो इसमें बात ही नहीं, क्योंकि लास्ट में इसका जो एम जो है बाहरी कक्षा में इसको के गो इलेक्ट्रॉन है तो ए गो इलेक्ट्रॉन है। और बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका संयुक्ता कहलाता है। और इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन से कम है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से जो आपका यहाँ पर कम है, तो ये आपका जो सोडियम दूसरे इलेक्ट्रॉनों की साझा से दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन को साझा कर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और इस पर प्लस वाला चार्ज लग जाता है। आयनस आपका इसमें आयन जो है इसका प्लस हो जाता है। और इसी प्रकार ये जो आपका जो बाह्य कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन था और इसी का संयुक्ता भी एगो हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी जैसे बताया हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए उसकी ऊर्जा जो है 1 होता है। अगर आप सोडियम को लिखना चाहे तो सोडियम का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत होता है एक बार कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और यहाँ से आपको नहीं लिखना, ये दोबारा रिपीट है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो पूछता है संभारिक। ठीक है, संभारिक क्या है? इसका आपको जो इसको परिभाषित करना, तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनका परमाणु की संख्या अलग अलग होता है, ऐसे परमाणु को संभारिक कहते हैं। और उदाहरण के साथ कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार 40 है, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। कार्बन तथा नाइट्रोजन जो संभारिक है, मतलब कि संभारिक उसको कहेंगे जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो? बराबर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो और परमाणु संख्या
अलग अलग हो, इसी को परमाणु द्रव्यमान आपका जो समभारी कहेंगे, ठीक है। जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो, बराबर, उसी को समभारी कहेंगे। और आपका यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के रूप में आपका कार्बन जो है इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 40 है, और दोनों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान सेम 40-40 है, इसी को क्या कहेंगे, समभारी कहेंगे। जिसका द्रव्यमान समान उसी को समभारी के कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपका जो 13 नंबर का जो प्रश्न है, टीकाकरण क्यों आवश्यक, ठीक है। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो हमारे शरीर में किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए जो दवा दी जाती है उसे ही जो है उसे ही टीका व वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन को भी जो है वैक्सीन को भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है, किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है। हो सकता है कि यह दवा को आपको खिलाया जाए, पिलाया जाए, या इंजेक्शन के माध्यम से इसे शरीर में डाले जाए। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। मतलब कि टीकाकरण क्या होता है, ठीक है। टीकाकरण हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? तो टीकाकरण किसी भी बीमारी को रोकने के लिए हमारे शरीर में दिया जाता है, चाहे यह आपको दवाई के रूप में दिया जाए, या इंजेक्शन के रूप में दिया जाए, या सिरप के घोल के रूप में आपको पिलाया जाए। मतलब कि टीकाकरण हमारे शरीर को जो है बीमारियों को रोकती है, और इसी को टीकाकरण कहते हैं। और उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को पादपों के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो आपका राइजोबियम जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो मुख्य जो आपका जीवाणु है, यह राइजोबियम के द्वारा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपका होता है। और आपका जो यहाँ से अभी 5 प्रश्न बचेगा, ठीक है। 5 प्रश्न आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जहाँ से दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।